बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंपोर्ट में हम इंश्योरेंस को डिस्कस कर रहे हैं। इसके ऊपर पहले भी 2-3 वीडियो अवेलेबल हैं और इसको हम इसलिए कर रहे हैं कि वो लोग जो प्रोक्योरमेंट में काम कर रहे हैं और इंपोर्ट के मतलब कुछ लर्न करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं पीछे भी मैंने बताया था कि सिर्फ 3 चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोक्योरमेंट में नहीं होती और इंपोर्ट में होती हैं। अदरवाइज बाकी सारे का सारा प्रोसेस वही है जो इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट में होता है, वही प्रोसेस इंपोर्ट में होता है। और वो जो 3 चीज़ें डिफरेंट है प्रोक्योरमेंट से, उनको हम देखेंगे और उनको डिस्कस करेंगे ताकि प्रोक्योरमेंट वाले लोगों को ये समझ आ जाए कि वो जो 3 चीज़ें हम नहीं जानते उनका कम से कम नॉलेज ना हो, उनको कुछ मिल जाए। और वो जो 3 चीज़ें डिफरेंट है प्रोक्योरमेंट और इंपोर्ट में, वो है नंबर 1 इंश्योरेंस इन्वॉल्व होती है, नंबर 2 बैंक इन्वॉल्व होता है, नंबर 3 कस्टम क्लियरिंग इन्वॉल्व होती है। तो कस्टम क्लियरिंग और बैंक को तो अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, लेकिन इंश्योरेंस पे पहले 2-3 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं तो इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में ये बताया था कि इंश्योरेंस कैलकुलेट किस तरह से करते हैं, कि जब आपने कुछ इंपोर्ट करना है तो आपने किस तरह से इंश्योरेंस कंपनी से या उसकी जो कॉस्ट कैलकुलेशन करनी है कि इसको इंपोर्ट करने में क्या क्या अमाउंट इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि उसकी प्रोडक्ट की वैल्यू है, उसके बाद उसमें फ्रेट ऐड होगा, उसके बाद इंश्योरेंस ऐड होगी, फिर बैंक चार्जेस ऐड होंगे जो एलसी के एक्सपेंस हैं, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ड्यूटीज़ आएंगी, कस्टम ड्यूटी है, सेल टैक्स है, इनकम टैक्स है, कोई रेगुलेटरी ड्यूटी अगर होगी तो वो एडिशनल उसमें ऐड हो जाएगी, या कोई और फेडरल या प्रोविंशियल ड्यूटी होगी तो वो ऐड हो जाएगी। और उसके बाद फिर कस्टम क्लियरिंग एजेंट के कुछ चार्जेस होते हैं, फिर फ्रेट होता है लोकल जो पोर्ट से लेके आपके वेयर हाउस तक आएगा। तो ये सब चीज़ें जब आपको पता होंगी तो आप एक फ़ाइनल कॉस्ट उसकी निकालेंगे। ये इंपोर्ट होने से पहले ही सारा कुछ जो सोच लिया जाता है कि इस पे इतने इतने ये खर्चे आएंगे और इसकी टोटल कॉस्ट इतनी होगी और प्रोडक्ट की पर पीस कॉस्ट ये आएगी। तो अब इंश्योरेंस, बैंक और कस्टम क्लियरिंग ये 3 चीज़ें एडिशनल हैं जो कि इंपोर्ट में इन्वॉल्व होती हैं और प्रोक्योरमेंट में नहीं होती। तो आज देखते हैं कि जो इंश्योरेंस का रेट डिसाइड होता है ये किस तरह से डिसाइड होता है। यानी पिछली वीडियो में जब हमने कैलकुलेशन की थी इंश्योरेंस की तो उसमें हमने एज्यूम कर लिया था कि इंश्योरेंस का रेट 1% है, यानी जो भी आपकी इनवॉइस वैल्यू होगी, से वो 1 करोड़ की इनवॉइस है तो उसमें 10% ऐड करके 1 करोड़ 10 लाख की इंश्योरेंस करवाएंगे और 1 करोड़ 10 लाख का 1% हम एज ए प्रीमियम पे करेंगे इंश्योरेंस कंपनी को। तो वो जो 1% प्रीमियम अमाउंट हम इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हैं वो कम ज़्यादा हो सकती है। कम ज़्यादा इसलिए हो सकती है कि हम इंश्योरेंस कंपनी रिस्क को असेस कर रही होती है कि ये जो कंसाइनमेंट जिसकी मैं इंश्योरेंस कर रहा हूँ इसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। रिस्क 3 तरह से किसी कंसाइनमेंट में इन्वॉल्व हो सकता है। नंबर 1 तो रिस्क क्लाइमेटिकल कुछ चेंजेस हो सकती हैं, कोई केमिकल हैज़र्डस हो सकता है, कोई बायोलॉजिकल हैज़र्ड हो सकता है, कुछ वार टाइप की सिचुएशन हो सकती है कि जहाँ से उस शिप ने या जहाज़ ने गुजरना है, वहाँ पे किसी कंट्री में रास्ते में कोई जंग हो रही है तो वहाँ पे रिस्क उसका बढ़ जाता है। फिर जहाज़ पुराना हो सकता है जिससे उसका रिस्क बढ़ जाता है। मतलब कोई भी ऐसी रीज़न जिसकी वजह से वो कंसाइनमेंट जिसकी इंश्योरेंस करवाई जा रही है अगर वो डैमेज होती है रास्ते में तो वो उसका रिस्क है। अब उसके डैमेज होने में या टोटल उसका लॉस में जाने के जितने रिस्क ज़्यादा होंगे उतना उसका प्रीमियम अमाउंट ज़्यादा होगा। अगर सब कुछ नॉर्मल है, कोई जंग नहीं हो रही, कोई क्लाइमेटिकल चेंज नहीं है, रास्ते में जहाज़ भी नहीं आया, सब कुछ फेयर है, तो फिर उसका जो इंश्योरेंस का रेट होगा इंश्योरेंस कंपनी जो आपको बताएगी वो हम उसको 1% कंसिडर कर रहे हैं कि 1% जो टोटल वैल्यू होगी 110% की, उसका 1% हम इंश्योरेंस कंपनी को पे कर देंगे। लेकिन अगर रास्ते में जंग हो रही है जहाँ से जहाज़ ने गुजरना है, जो चाइना से पाकिस्तान कंसाइनमेंट आती हैं, तो उसके रूट में अगर किसी कंट्री में जंग हो रही है तो फिर उसका रेट 1% नहीं होगा, फिर वो रेट बढ़ जाएगा क्योंकि रिस्क बढ़ गया। तो इंश्योरेंस हम क्यों करवाते हैं? हम रिस्क को कवर करने के लिए बनाते हैं कि जी हमारी चीज़ जो है सेफ़ एंड साउंड महफूज
एज इट इज़ जैसे शिप हुई थी हमें मिल जाए। तो अब वो जो सेफ़ कंडीशन में उसका मिलना है, उसको इंश्योर करने के लिए हम एक कीमत पे कर रहे हैं। तो अब चूंकि रास्ते में जंग हो रही है तो पॉसिबिलिटी है कि रास्ते में वो डैमेज हो जाए, तो जब रिस्क बढ़ गया तो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रेट है वो भी बढ़ जाएगा। ये है एक तरह का रिस्क कि अगर कुछ भी रिस्क ज़्यादा होगा तो रेट भी ज़्यादा होगा। एक दूसरा तरीका है कि हम जो इंश्योरेंस है वो कुछ कम करवा सकते हैं, जैसे हम जो 100% जो वैल्यू है उसको आप 50% का इंश्योरेंस करवा लें कि जी हमें टोटल कंसाइनमेंट की हाफ की इंश्योरेंस चाहिए, अगर ये लॉस में जाती है तो हमें 50% क्लेम मिल जाए। इंपोर्ट में ऐसा नहीं होता कि इंपोर्ट में आपको 110% इंश्योरेंस करवानी पड़ेगी, लेकिन जब हम इसको अपनी लोकल एनवायरनमेंट में देखते हैं तो वहाँ पे ये वर्केबल ऑप्शन होती है। जैसे अगर आपकी एक पूरी बिल्डिंग है तो आप उसके किसी एक फ्लोर को इंश्योर करवा लेते हैं कि यार ये जो फ्लोर है यहाँ पे इन्वेंट्री पड़ी है तो इसको इंश्योर करवा लेते हैं, बाकी फ्लोर को छोड़ देते हैं। अगर 3 फ्लोर हैं तो 2 फ्लोर, अगर पूरी बिल्डिंग को आग लग जाएगी तो जो 2 फ्लोर का लॉस है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ उस फ्लोर का लॉस मिलेगा जहाँ की आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है। तो इस तरह से आप किसी भी लोकल एनवायरनमेंट में अदर देन इम्पोर्ट के किसी चीज़ की इंश्योरेंस को कम करवा सकते हैं कि जी 100% नहीं चाहिए, कम चाहिए। और इसी की एक और सूरत यह है कि आप किसी एक इंस्ट्रूमेंट को करवा लें कि जी ये जो मेरी मशीन पड़ी है मेरी फैक्ट्री में ये इंश्योर्ड हो जाए, बाकी फैक्ट्री की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आप डिफरेंट रिस्क को कवर करवा सकते हैं। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में आप सिर्फ मेडिकल की इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि जब भी मैं बीमार हूँगा तो मुझे उसकी जो भी डॉक्टर के बिल्स हैं, दवाई के अखराजात हैं वो मिल जाए, तो बाकी कोई नहीं। लेकिन इससे आगे आप टोटल लॉस में फिर लाइफ की इंश्योरेंस करवा सकते हैं कि अगर मैं फौत होता हूँ तो मेरी फैमिली को इतनी अमाउंट मिल जाए। तो इस तरह से जितना रिस्क आप इन्वॉल्व करना चाहें उतने को आप पे कर सकते हैं कि जी मेरे इतने रिस्क को कवर कर लें। ये मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, लेकिन इंपोर्ट में आपको टोटल जो वैल्यू होगी उसका 110% ही इंश्योर कराना पड़ेगा। लेकिन अदर देन इंपोर्ट आप डिफरेंट ऑप्शन के ऊपर भी रिस्क को इंश्योर करवा सकते हैं। तो इसको कंटिन्यू रखेंगे इंश्योरेंस को, ताकि उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज में इजाफा हो जो सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, सिर्फ प्रोक्योरमेंट करते हैं और इंपोर्ट के मतलब नहीं जानते। और जब इंश्योरेंस ख़त्म होगी तो फिर बैंक की तरफ चलेंगे, एलसी क्या होती है, बैंकिंग क्या होती है, बैंक किस तरह से काम करता है, और फिर कस्टम क्लियरिंग की तरफ चलेंगे। तो ये 3 अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तीनों पोर्शन को, इंश्योरेंस, बैंकिंग और कस्टम क्लियरिंग, तो बाकी सारा प्रोसेस सेम वो है जो प्रोक्योरमेंट में होता है वही इंपोर्ट में होता है। तो इस तरह से आप इंपोर्ट को ज़्यादा बेहतर और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।